साल था 2005। दिन था ईद का। पाकिस्तान के फरीदकोट शहर में एक 21 साल का लड़का अपने पिता से नए कपड़े के लिए पैसे मांगता है, लेकिन पिता मना कर देते हैं और बस इसी बात पर वो लड़का गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। ये लड़का और कोई नहीं, ये था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। वही अजमल कसाब जो बाद में मुंबई अटैक में जिंदा पकड़ा गया इकलौता आतंकवादी बना। कसाब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। घर छोड़ने के बाद उसने चोरी, लूटपाट और फिरौती जैसे काम शुरू कर दिए और इसी रास्ते पर चलते चलते एक दिन वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पहुंचता है बंदूक खरीदने के लिए। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग के लोगों से। उस वक्त लश्कर-ए-तैयबा भी बिल्कुल ऐसे ही लड़कों की तलाश में था, जवान, घर से भागे हुए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ताकि उन्हें आसानी से मैनिपुलेट करके टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सके। ऐसे ही लश्कर-ए-तैयबा लगभग 32 लड़कों को चुनता है। पहले ये सभी लड़के चोरी चकारी जैसा छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन टेररिस्ट बनने के लिए इनको अभी भी बहुत कुछ सीखना था, जैसे हाईटेक्स वेपन चलाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हैंडल करना, लगातार कई घंटों भूखे प्यासे रहकर अपने मिशंस को अंजाम देना। इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा इन पर कई सारे पैसे खर्च करता है। 3 से 4 फेज में ट्रेनिंग होती है जो कई महीनों तक चलती है। ट्रेनिंग के बीच बीच में इन लड़कों को घर भेजा जाता है। कसाब भी अपने घर जाता है और अपनी माँ को बताता है कि वो क्या कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान जो कराटे और फिजिकल स्किल्स उसने सीखी होती है वो सब करके दिखाता है। घर से वापस आने के बाद ट्रेनिंग और ज्यादा कठिन हो जाती है। इतनी कठिन कि ज्यादातर लड़के या तो फेल हो जाते हैं या बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। आखिरी में सिर्फ 10 लड़के ही बचते हैं और अब इन 10 ही लड़कों को एक ऐसे मिशन पर भेजने के लिए तैयार किया जाता है जिसे शायद इंडिया कभी नहीं भूल पाएगा। मिशन का नाम था मुंबई 26/11 अटैक। इस मिशन के लिए लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद इनको हाईटेक्स वेपन, लॉजिस्टिक और हर जरूरी सामान प्रोवाइड करवाता है। इस पूरी प्लानिंग में आईएसआई भी पर्दे के पीछे से मदद करती है और यहीं पर कहानी में एक और इंटरनेशनल नाम जुड़ता है, दाऊद हेडली, जिसका असल नाम था दाऊद सैयद गिलानी। हेडली अमेरिका में रहता था लेकिन था पाकिस्तान का स्पाई। वो कई बार मुंबई आता है, होटल्स, टूरिस्ट स्पॉट और हाई प्रोफाइल लोकेशंस की रेकी करता है और बाद में इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मुंबई अटैक की पूरी प्लानिंग तैयार होती है। अभी तक इंडिया में ज्यादातर आतंकवादी हमले जमीन के रास्ते हुए थे, लेकिन इस बार प्लान थोड़ा अलग था। इस बार इन्होंने सी रूट से अटैक का फैसला किया। 22 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के कराची से ये 10 ही आतंकवादी एक बोट में बैठकर समंदर के रास्ते मुंबई के लिए रवाना होते हैं। नेविगेशन के लिए जीपीएस डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे ही ये मुंबई के करीब पहुंचते हैं, सामने से आती हुई एक इंडियन बोट को हाईजैक कर लेते हैं और इसी इंडियन बोट को लेकर 26 नवंबर की रात करीबन 9 बजे ये सब मुंबई पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये 10 के 10 ही 2-2 के 5 ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद हर ग्रुप अपने अपने प्लान के मुताबिक अपने टारगेट की तरफ निकल जाते हैं। पहला ग्रुप, जिसमें कसाब और इस्माइल थे, इनका टारगेट था मुंबई का सीएसटी स्टेशन, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसी जगह जहां हर वक्त लोगों की भीड़ रहती है। मुंबई ही नहीं, देश के हर कोने से लोग यहां आते हैं। रात के करीबन 9:30 बजे कसाब और उसके साथ एक और आतंकवादी स्टेशन पे पहुंचते हैं और बस बिना एक पल सोचे वो भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कसाब कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। गोली चलाता जा रहा था और साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी फेंकता जा रहा था। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है और तब तक वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग बस डर के मारे स्टेशन को छोड़कर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार, भागदौड़ और पूरी अफरा तफरी मच जाती है। वहीं आरपीएफ मौजूद थी, लेकिन जब आतंकवादी AK-47 से गोलियों की बारिश कर रहे थे, तब मुंबई पुलिस के पास पुराने जमाने की राइफल्स थी। ऐसी राइफल्स जो 10 को पुरानी थी और मॉडर्न ऑटोमेटिक गन के सामने बिल्कुल बेकार थी। इस हमले में करीबन 56 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 8 पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं। तब तक सीएसटी स्टेशन की खबर बाहर तक फैल चुकी थी। इसके बाद वो दोनों फुट ओवर ब्रिज से निकलते हैं और सीधा कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल था। लेकिन यहाँ गरीमत ये रही कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों तक ये खबर पहले ही जा चुकी थी। इस वजह से हॉस्पिटल के सारे गेट बंद कर दिए गए थे और तभी कामा हॉस्पिटल रोड पर मुंबई पुलिस की एक गाड़ी आती है। गाड़ी में मुंबई पुलिस के 3 टॉप ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। उनमें से एक थे ATS चीफ हेमंत करकरे। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो दोनों आतंकवादी उस गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वहीं उसी जगह गाड़ी में मौजूद तीनों पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है।
एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने उस वक्त जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, कहा जाता है कि वो पुरानी थी, लो क्वालिटी की थी। जब फायरिंग हुई तो ये जैकेट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और फिर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, बाद में वो बुलेट प्रूफ जैकेट मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन हुई तब ऑफिशियल रिपोर्ट में इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। बट वास्तव में यह हमला इतना ज्यादा ब्रूटल था, इतना अचानक था कि शायद कोई भी प्रोटेक्शन काम नहीं आया। इसके बाद कसाब और इस्माइल पुलिस की उसी गाड़ी को हाईजैक कर लेते हैं और शहर के अंदर घुस जाते हैं। मेट्रो लाइन हो, मरीन लाइन हो, जहां जहां से वो गुजरते हैं, फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब उस गाड़ी के टायर फटे हुए थे और तभी मरीन लाइन के पास उनकी नजर पड़ती है एक स्कोडा कार पर। वो पुलिस की गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं और बिना एक पल सोचे स्कोडा को हाईजैक कर लेते हैं। तब तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, जगह जगह नाकाबंदी हो रही थी, पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर थी। और तभी चौपाटी पर इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले और उनकी टीम को बैरिकेड की तरफ एक स्कोडा कार फुल स्पीड में आती हुई दिखाई देती है। पहले उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रोकने के बजाय और तेज हो जाती है, भागने की कोशिश करती है। इसी पर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। इस्माइल जो गाड़ी चला रहा होता है, फायरिंग में वहीं मारा जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा कसाब बैठे बैठे सरेंडर का नाटक करने लगता है, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले उसके पास जाते हैं, कसाब अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। उसी सेकंड तुकाराम ओमले बिना अपनी जान की परवाह किए कसाब की गन को पकड़ लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गन का मुंह ओमले जी के पेट की तरफ होता है। फिर भी वो गन को छोड़ते नहीं है, जब तक कि पूरी मैगजीन खाली नहीं हो जाती, जब तक कि टीम के बाकी लोग आकर कसाब को नहीं पकड़ लेते। तुकाराम ओमले अपनी पकड़ ढीली नहीं करते। इस फायरिंग में उन्हें करीबन 40 गोलियां लगती हैं और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। उनकी वजह से ही पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ पाती है। उनके इसी त्याग और बलिदान की वजह से बाद में इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। पर यहाँ पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। अभी भी 8 आतंकवादी जिंदा थे और इनका प्लान अभी बाकी था। अब उनका अगला प्लान, सबसे बड़ा टारगेट था होटल ताज, एक ऐसी जगह जहाँ देश विदेश के हाई प्रोफाइल लोग रुकते हैं। ये जगह उन्होंने बहुत सोच समझकर डिसाइड करी थी, क्योंकि अगर यहाँ हमला होता तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ होता, दुनिया भर में डर फैलता, ग्लोबल अटेंशन मिलता। और ये अंदाजा बिल्कुल सही भी था। उस वक्त इंडियन बिजनेस वर्ल्ड का एक बड़ा नाम गौतम अडानी वहीं मौजूद। अब 2 आतंकवादी ताज होटल पहुंचते हैं। लॉबी में घुसते ही अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसी वक्त अडानी अपना डिनर खत्म कर लॉबी की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं, तभी उनके कानों में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। एक सेकंड भी ज्यादा किए बिना उनकी पर्सनल टीम और होटल स्टाफ उन्हें किचन के बेसमेंट में ले जाती है और वहां छुपा देती है। उस वक्त होटल के अंदर करीबन 700 लोग मौजूद होते हैं। धीरे धीरे आतंकवादी कई लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। होटल के अलग अलग फ्लोर्स पर आग लगा दी जाती है। हर तरफ धुआं, चीखें और खौफ का माहौल था। और जब यह सब चल रहा होता है, तब बाहर पूरा शहर सांस रोके हुए सिर्फ एक बात सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। बचे हुए 6 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी सीधा मुंबई के एक बहुत ही मशहूर कैफे की तरफ बढ़ते हैं, लियोपोल्ड कैफे। यह मुंबई का एक जाना माना कैफे था, एक ऐसी जगह जहां लगभग हर वक्त लोगों की भीड़ रहती थी। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ भी लोग मारे जाते हैं। अपना काम करने के बाद बिना रुके वो दोनों भी अपने मेन टारगेट ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद 2 और आतंकवादी अपना निशाना बनाते हैं एक ऐसी बिल्डिंग को जहां हमला होने का मतलब होता है सीधा इंटरनेशनल अटेंशन। ये जगह थी नरीमन हाउस, एक जूइश सेंटर जहां इजराइल और जूइश कम्युनिटी के लोग आते जाते रहते थे। कुछ लोग वहां रहते भी थे। इस बिल्डिंग को पूरी तरह होस्टेज बना लिया जाता है। अंदर जो भी होता है वो दुनिया से कट जाता है। अब बचे हुए आखिरी 2 आतंकवादी ताज जैसे ही एक और हाई प्रोफाइल लग्जरी होटल को टारगेट करते हैं, होटल ओबेरॉय। वहां पहुंचते ही फायरिंग करते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें पूरे एरिया को हिला देती हैं। धीरे धीरे पूरा ओबेरॉय होटल एक होस्टेज जोन बन जाता है। और इसी तरह मुंबई की 3 सबसे बड़ी और सबसे सेंसिटिव जगहें ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय आतंकवादियों के कब्जे में आ जाती हैं। पूरे देश की नजरें अब सिर्फ यही टिकी होती है। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था, अब आगे क्या होगा। अब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मुंबई पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जब तक एक जगह के लिए कोई प्लान बनता, तब तक दूसरी जगह से धमाकों और फायरिंग की खबरें आ जाती। पूरा शहर जैसे हाथों से निकल चुका था।
ऐसी सिचुएशन में सेंटर से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का फैसला लिया जाता है। 26 नवंबर की पूरी रात मुंबई में सिर्फ फायरिंग और धमाकों की आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी था, एनएसजी कमांडो को मुंबई पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। उनके पास अपना एयरक्राफ्ट नहीं था और इसी वजह से उन्हें एक कमर्शियल फ्लाइट से आना पड़ता है, लगभग 6 घंटे देरी से। लेट अराइवल के बावजूद काम में 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं किया जाता। इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किए जाते हैं, लोकल पुलिस से पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, सीसीटीवी फुटेज चेक होती है, सर्वाइवल्स के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, होटल्स के ब्लूप्रिंट देखे जाते हैं ताकि समझा जा सके कि आतंकवादी किस फ्लोर पर है, किस पोजीशन में है। स्नाइपर्स अपनी जगह लेते हैं और फिर एक एक रूम, एक एक फ्लोर को सिस्टमेटिक तरीके से चेक करना शुरू करते हैं। जहां डायरेक्ट एंट्री पॉसिबल नहीं होती है वहां हेलीकॉप्टर से रूफ टॉप एंट्री ली जाती है। 27 नवंबर की सुबह ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू होता है और ये ऑपरेशन 29 नवंबर तक चलता रहता है। 1 बाय 1 हर बिल्डिंग से आतंकवादियों को मारा जाता है और अंदर फंसे हुए लोगों को जिंदा बाहर निकाला जाता है। आखिरकार ये हमला मुंबई के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला टेररिस्ट अटैक बन जाता है और जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर सालों तक ट्रायल्स चलता है और आखिरकार 2012 में उसे फांसी की सजा दी जाती है। इस पूरे मिशन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, जैसे एनएसजी कमांडो का लेट पहुंचना, पुलिस की राइफल्स का सही यूज न होना और कुछ जगह बुलेट प्रूफ जैकेट का फेल हो जाना। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सवाल बचता है, क्या इसके बाद कुछ बदला? क्या इससे कुछ सीखा गया? जवाब है हाँ। एनएसजी जिसे पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था क्योंकि उनके पास खुद का एयरक्राफ्ट नहीं था, अब उन्हें अपने डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट दिए गए ताकि अगला रिस्पॉन्स सिर्फ फास्ट ना हो बल्कि तुरंत हो। मुंबई जैसे हाई रिस्क शहर में एनएसजी को परमानेंटली डिप्लॉय किया गया। अब हर बड़े खतरे के लिए दिल्ली की तरफ देखकर इंतजार नहीं किया जाता। इस अटैक से पहले मुंबई पुलिस पुराने जमाने की आउटडेटेड वेपन यूज कर रही थी, लेकिन बाद में उन सबको धीरे धीरे रिप्लेस किया गया। एसोट राइफल्स, AK-47 जैसी एडवांस वेपन यूज होने लगे और सिर्फ राइफल्स ही नहीं और मॉडर्न बेटर बुलेट प्रूफ जैकेट भी यूज में होने लगी। और इसका असर सिर्फ पुलिस तक नहीं रहा, शहर के होटल्स ने भी सिक्योरिटी को लाइटली लेना बंद कर दिया। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर प्रॉपर चेकिंग शुरू हुई।